मैं अक्सर आपसे कहती रहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। तो उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेस्ट किया है कि मुझे कंपनी लॉ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि कंपनी लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीए एग्जाम में आता है, सीएस में आता है, बीकॉम में, ग्रेजुएशन में भी आता है। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, इस पर हमें एक पूरा का पूरा सीरीज बना देनी चाहिए जिसमें मैं आपके सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स कवर करूंगी। तो आज से ये स्टार्ट होने जा रही है। इसकी हर सीरीज को ध्यान से देखिएगा, हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियोस पसंद आए तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मीनिंग एंड नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनीज एक्ट समझने से पहले या कंपनी के मीनिंग और फीचर्स करने से पहले हमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कंपनीज एक्ट कैसे कैसे इम्प्रूव हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हिस्ट्री में मैंने लिखा हुआ है कि कंपनीज लेजिस्लेशन जो था, मतलब हमारे इंडिया में या कहीं भी फॉरेन कंट्रीज में भी जब कंपनीज एक्ट सबसे पहले लागू किया गया था तो वो इंग्लैंड के रूल्स पर बनाया गया था। मींस जो कंपनीज एक्ट, लेजिस्लेशन एक्ट इंग्लैंड में था वही सेम हमने भी फॉलो किया। ये एस्टैब्लिश किया गया था रॉयल चार्टर के थ्रू, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। सबको ही पता होगा, हिस्ट्री में सबने पढ़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में भी कंपनीज खोलना चाहती थी, अपने रूल्स लगाना चाहती थी, तो सबसे पहले उसी टाइम पर ये चीज आई थी। बट ये ज्यादा चला नहीं, क्योंकि सबको पता है इंडिया ने भी इसका विरोध किया था और बाकी कंट्रीज में भी, तो इसलिए ये फेल हो गया। उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट बनाया गया था 1850 में। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि इस कंपनी एक्ट में अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात की गई थी। अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? सपोज करते कि आपने कंपनी खोल रहे हैं, तो उस कंपनी में जितना भी पैसा आपने लगाया हुआ है वो आपके अकेले का नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी चलाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ पैसा हमारा होता है, कुछ हम शेयर होल्डर्स के थ्रू अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाते हैं। तो जब कोई दूसरा पर्सन आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं। अब उस टाइम पे क्या था कि अगर किसी भी वजह से कंपनी को लॉस हो जाता है, कंपनी भारी नुकसान में जाती है और बंद होने की कगार पे आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सभी से हम पैसा मंगवाएंगे और कंपनी के लॉसेस को भरने की कोशिश करेंगे। यानी बाहर वालों की जिसकी पेमेंट हमने करनी है, लोन देना है या कुछ और करना है, वो सारा पैसा हम शेयर होल्डर से मंगवाएंगे। हम जितना मर्जी पैसा उनसे मंगवा सकते हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो हम उनका घर गिरवी करके, घर बार बेचकर भी उनसे पैसा मंगवाएंगे। तो उस चीज को बोलते थे अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी शेयर होल्डर को अनलिमिटेड पैसा देना पड़ता था कंपनी के लॉसेस को भरने के लिए। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट आया 57 में। 1857 में जब ये एक्ट आया तो इसने अनलिमिटेड लायबिलिटी को खत्म कर दिया और नया कॉन्सेप्ट ला कर दिया जिसका नाम था लिमिटेड लायबिलिटी। यानी अब हम शेयर होल्डर से मनचाहा पैसा नहीं मंगवा सकते, हम उनसे सिर्फ उतना ही पैसा मंगवाएंगे जितना पैसे के लिए वो हमारी कंपनी में शेयर होल्डर है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं कि एक पर्सन है, उसने एक कंपनी के 1000 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर का रेट है 50 रुपए। तो वो कितना पेमेंट करेगा? अगर कंपनी को किसी भी तरह का लॉस होता है तो हम उससे हद कितना पैसा मंगवा सकते हैं? 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, यानी कि सिर्फ 50,000 रुपीज ही हम उससे मंगवा सकते हैं। इससे ज्यादा पैसा हम उससे नहीं मंगवाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक लिमिट हो गई उसकी कि इससे ज्यादा पैसा वो नहीं देगा। लिमिटेड लायबिलिटी लागू कर दिया गया। मगर अभी भी यहाँ ये प्रॉब्लम थी कि लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो था वो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में अवेलेबल नहीं था। यानी यहाँ पर अभी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा था। इसके बाद आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1860 में, जिसने लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्रूव करवाया बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर पर भी। ठीक है, मतलब यहाँ के सारे रूल्स 1860 में भी फॉलो हो रहे हैं, बस एक चीज बदल गई कि लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में भी आ गया। इसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी आई 1866 में। ये एक्ट कैंसिल कर रहा था पुराने सभी रूल्स को, मतलब इन सभी सालों में जितने भी रूल्स बने थे उन सबको उसने कैंसिल किया और नए रूल्स फ्रेम करके दिए। अब ये आप सोच रहे होंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, ये तो मैम ने बताया नहीं। तो दोस्तों ये जो चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम उसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी भी पढ़ेंगे क्या होता है। अभी आप सिर्फ हिस्ट्री समझ लीजिए कि कैसे कैसे कंपनीज एक्ट बनाया गया। ठीक है,
इसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी आया 1882 में, जिसने यहां पर बनाए हुए न्यू रूल्स या रेगुलेशंस थे उसके लूप होल्स को खत्म कर दिया। लूप होल का मतलब होता है कमियां। यहाँ पे जो नए लॉज बनाए गए थे, यहाँ कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी, मगर वो कमियां इस वाले एक्ट में आकर खत्म कर दी गई। इसके बाद कौन कौन सी लूप होल्स खत्म किए गए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में यहाँ बताया गया। ब्रांच, अगर कंपनी की ब्रांचेस खोलना चाहते हैं आप तो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। ठीक है, इसके बाद आया इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और बहुत सालों तक हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट इसी के बेस पे बना रहे थे। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था। इसको लेकर कौन आए थे? मिस्टर C.H. भाभा। एक कमेटी थी, जिस कमेटी के मेंबर्स ने मिलकर कुछ रूल्स बनाए थे और इसे कंपनीज एक्ट 1956 का नाम दिया। उस कमेटी के चेयरमैन थे C.H. भाभा। और ये जो कंपनीज एक्ट था ये 1 अप्रैल 1956 में आया, जिसमें 658 सेक्शन थे और 13 शेड्यूल थे। और इसके बाद आया हमारा लास्ट, जो अब हम फॉलो कर रहे हैं, वो है कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें 470 सेक्शंस हैं। तो आई होप आपको हिस्ट्री तो क्लियर हो गई है। अब हम पढ़ेंगे ये सब डिटेल में, हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कंपनीज एक्ट 56 में क्या था, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बाकी ये चीजें तो हमने कभी ढंग से अप्रूव की ही नहीं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा चैप्टर का बेसिक चीज, यानी कि मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है, उसमें क्या फीचर्स होते हैं। जब हमें कंपनी का मतलब पता होगा तभी तो हम कंपनीज एक्ट पढ़ पाएंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से निकल कर आया। लैटिन भाषा में एक वर्ड है कंपैनिस, वहीं से ये वर्ड यूज किया गया है कंपनी, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, कम एंड पानिस। कम मीन्स टुगेदर एंड इट मीन्स ब्रेड, यानी जब लोग मिलकर अपनी जिंदगी के लिए ब्रेड एंड बटर कमाते हैं उसे कंपनी कहा जाता है। यानी कि ब्रेड एंड बटर कमाने का मतलब अपनी जिंदगी जीने के लिए बेसिक चीजें पूरी करने के लिए पैसा कमाना। ठीक है, तो अब आप फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ सकें और इसके फीचर्स कर सकें। तो अब हम बात करते हैं कि कंपनी क्या है। मैंने बताया कि जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, अपनी जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। मगर ये तो एक लेमैन की भाषा हो गई, हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन वैसे तो सभी डिफरेंट बुक्स में डेफिनेशन दे रखी हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप यही वाली डेफिनेशन पढ़िए, क्योंकि कंपनी के जितने भी फीचर्स हैं उसमें से आधे फीचर तो इस डेफिनेशन से ही बन जाएंगे। तो अगर आपने डेफिनेशन लर्न कर लिया तो ऑब्वियसली 5 से 6 फीचर्स आपके ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो एज अ फीचर भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको डेफिनेशन के टाइम पर ही वो वर्ड्स समझाती जाऊंगी। जैसा कि इसमें लिखा है, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि कंपनी क्या है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड होना। जैसे कि किसी घर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो हम उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उसको रजिस्टर करवाते हैं, उसका नामकरण होता है। अब उसकी मार्केट में पहचान हो जाती है, सब उसे उस नाम से जानने लगते हैं। वैसे ही कंपनी का भी जब जन्म होता है, यानी जब कंपनी बनाई जाती है, तो उसका नाम हमें कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, यानी उसको एक आइडेंटिटी देनी पड़ती है कि हाँ भाई मार्केट में इस नाम की एक कंपनी आ गई है और इसके ये फीचर्स है। वो सारी चीजें हमें जब रजिस्टर्ड करानी पड़े उसे हम बोलते हैं कि वो एक इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन है। ठीक है, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि कंपनी का एक ह्यूमन बीइंग की तरह ना तो जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसे कोई खुशी फील होती है, ना उसे सैडनेस होती है, ना आप उसे हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ना उसका मैरिज होती है, ना ही उसको आगे फैमिली चलानी है, नहीं ना। तो बट फिर भी वो एक इंसान की तरह काम करती है। मींस लोगों के साथ उसकी डीलिंग होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, वो एसेट्स परचेज करती है, मतलब वो बहुत सारे काम एज अ ह्यूमन बीइंग कर रही है। तो इसीलिए वो पर्सन तो है, बट वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी ये एक ऐसा पर्सन है जो लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया है। यानी कंपनीज एक्ट में आपने उसको रजिस्टर कर दिया तो ऑटोमेटिकली उस कंपनीज एक्ट में यूज होने वाले सारे लॉज के ऊपर लगा दिए जाते हैं। हैविंग सेपरेट एंटिटी।
सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है एक अलग से यूनिट होना, एक अलग से आइडेंटिटी होना। तो कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है। कैसे? जैसे हम अगर किसी के साथ डील करते हैं तो हम अपना सिग्नेचर कर देते हैं कि ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया, हमने अपना साइन कर दिया। बट क्या कंपनी एक एज अ ह्यूमन बीइंग सिग्नेचर कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो साइन तो कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी, कंपनी किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी तो वहां पर एक स्टैंप लग जाएगी, साइन हो जाएगा, जहां से हमें पता हो जाएगा कि ये कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गई है और अब उसकी एक अलग पहचान बन गई है। अब एज अ ह्यूमन बीइंग उसके पास सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए हैं कंपनी के लिए, वो सारे लॉ उस पर लागू हो जाते हैं। वो चाहे तो किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वो चाहे अगर कोई उसके साथ फ्रॉड कर रहा है तो कंपनी उस पर केस भी कर सकती है, या कोई और पर्सन कंपनी पे केस कर सकता है। मींस कंपनी में काम करने वाले लोग और कंपनी दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है और उसमें काम करने वाले लोगों की अलग आइडेंटिटी है। कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है, इसलिए वो सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। विद परपेचुअल ससेशन, परपेचुअल ससेशन का मतलब होता है कि कोई चीज लगातार चलते रहना। तो कंपनी जो है वो एक परपेचुअल ससेशन है। मींस चाहे कोई पार्टनर कंपनी में कोई शेयर होल्डर कंपनी में आता है या कोई पर्सन कंपनी छोड़कर जाता है, उससे कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटर की, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? एक अकेला इंसान बिजनेस चला रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो गया, है ना। इसी तरह अगर आप पार्टनरशिप में हैं, दो पर्सन बिजनेस चला रहे, एक की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। बट कंपनीज में ऐसा नहीं है। कंपनी में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, कोई मेंबर आए चाहे कंपनी छोड़कर जाए, कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, ठीक है। एंड लास्ट इज कॉमन सील, यानी हर कंपनी के पास एक कॉमन स्टैंप होता है जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट पर लगाती है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग वो साइन तो कर नहीं सकती, तो वो अपना स्टैंप लगा देती है और जिस कॉन्ट्रैक्ट पर उसका स्टैंप लग जाता है वो ऑटोमेटिकली उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ बंध जाती है। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिटर्न में है बट उस पर कंपनी का साइन नहीं है, कंपनी का स्टैंप नहीं है, बट किसी पर्सन ने साइन किया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो पर्सन लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी जब तक कंपनी की स्टैंप नहीं लगेगी, ठीक है। तो हर कंपनी की एक अपनी कॉमन सील होती है जिसके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट्स करती है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि कंपनी क्या है। सिंपल एक बार रिवाइज करें, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड करवाई जाती है, उसको लॉ के थ्रू बनाया जाता है, उसकी एक अलग पहचान होती है, उस पर कोई भी केस कर सकता है या कंपनी किसी पर केस कर सकती है और किसी मेंबर के आने या जाने से उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड हर कंपनी की एक कॉमन सील होती है। अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है यहीं से फीचर्स बने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, मैंने आपको बता दिया क्या है। आर्टिफिशियल पर्सन ऑलरेडी डिस्कस्ड, सेपरेट एंटिटी ये भी हो गया, परपेचुअल ससेशन, कॉमन सील। तो यहीं से पॉइंट्स बन गए हमारे 5, ठीक है ना। अब हम 6 पॉइंट देखते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम पर कि कंपनी में ये खास बात है कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब जितने शेयर्स उन्होंने मार्केट में खरीदे हैं उस कंपनी के, सिर्फ उतने ही पैसे के लिए वो लायबल होंगे। इन केस ऑफ लॉस, अगर कंपनी को बंद होना पड़ा या किसी का उधार चुकाना पड़ा तो हम उसके शेयर होल्डर से सिर्फ उतना ही पैसा मंगवाएंगे जितने पैसे के लिए उसने कंपनी में शेयर्स खरीदे, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर हो सकते हैं एक कंपनी के अंदर। देखिए कंपनी दो तरह की है, प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट कंपनी वो है जो कि प्राइवेट लोग चलाते हैं, पब्लिक कंपनी वो है जो गवर्नमेंट के थ्रू चलती है। तो अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो मिनिमम 7 मेंबर्स की आपको जरूरत है और मैक्सिमम अनलिमिटेड, यानी कितने भी लोग इसमें मेंबर हो सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 200 लोग मिलकर कंपनी चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, मतलब कंपनी को चलाने के लिए हमें मैनेजर्स की जरूरत होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, एक हेड की जरूरत होती है, क्योंकि कंपनी कोई इंसान नहीं है कि वो अपने आप डिसीजन ले लेगी और अपने आप काम कर लेगी,
ठीक है, उसे चलाना पड़ता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले कुछ मैनेजमेंट मेंबर्स होते हैं जो कंपनी से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और के नाम पर। लाइक अगर मैं अभी XYZ कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, मुझे लगता है कि मुझे A कंपनी में जाना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, A कंपनी के शेयर्स खरीद सकती हूँ और XYZ के शेयर्स में किसी और पर्सन को इजीली बेच सकती हूँ। देन टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि एक कंपनी एग्जिस्ट कब तक करेगी, ये उसके डॉक्यूमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि जब कंपनी बनती है तो हम वहां मेंशन करते हैं कि कंपनी 50 इयर्स चलने वाली है, ये 10 इयर्स चलाएंगे हम, ठीक है। तो जैसे ही उसका वो टेन्योर खत्म हो जाता है तो कंपनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। नेक्स्ट इज कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी जो है वो कोई सिटीजन नहीं है, क्योंकि कंपनी क्या है, ह्यूमन बीइंग तो है ही नहीं। जब वो एक इंसान नहीं है, एक पर्सन नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली वो सिटीजन भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि काम करती है। तो इस वीडियो में तो इतना ही, नेक्स्ट में हम इस चैप्टर के बारे में और भी पढ़ेंगे। वेट फॉर इट, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।